ऑफ यू रियली सॉरी। आज पता है, पता नहीं क्यों कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी। मैंने 2 से 3 बार आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया। चलिए फिर सभी लोग क्विकली ज्वाइन हो जाइए। आज आपका यूजुअली डेली की तरह टॉपिक है एस्पिरेंट्स ऑफ जेआरएफ, जिनका जेआरएफ का एग्जाम है एट द डेट ऑफ 30 अगस्त, राइट? 30 अगस्त को आपका एग्जाम है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। होप सो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होंगी। इवन आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिला प्रैक्टिस रिवीजन वगैरह सब करने का। तो जेआरएफ विजुअल आर्ट्स का जिनको भी दिसंबर का पेड बैच इनरोल करना है दिसंबर के लिए, वो बिल्कुल इनरोल करें। और एट द एंड टाइम ड्यूरेशन में मैं क्रैश कोर्स भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, तो क्रैश कोर्स में भी आप इनरोल्ड हो सकते हैं, फाइन आर्ट्स। एंड अगर बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेल गुड, आप इन बैच से भी इनरोल्ड हो सकते हैं। इनकी फी भी बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको लाइव क्लासेस, डीएसएसबी, टीजीटी और पीजीटी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैं नोट्स प्रोवाइडेड कराऊंगी। काफ़ी लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आते हैं, तो मैं एक बार फिर से कंफर्म कर देना चाहती हूँ, पीडीएफ नोट्स बिल्कुल आपको मिलेगा। जब आपको मैं नोट्स नहीं प्रोवाइडेड कराऊँगी, तो आप तैयारी कैसे करोगे, ठीक है? लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स एंड डेली क्विज़ क्लासेस, मेरी 3 से 4 बुक्स हैं, तो पूरी वो बुक आपको मिलेंगी, ठीक है? और टुकड़ों-टुकड़ों में भी चाहिए होगा, तो वो भी आपको पीडीएफ्स मिलेंगे। डेमो क्लास के लिए आप बिल्कुल मेरे नोट्स देख सकते हैं। मेरे नोट्स में एक खासियत मैं बता रही हूँ, मैंने हार्ड वर्क करके स्मार्टली तरीके से आप लोगों को पेंटिंग की पिक्चर ऐड ऑन की हूँ, पेंटिंग। और अभी कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप वेस्टर्न आर्ट के नोट्स देते हो? तो मैं इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, आपका जापानीज आर्ट, चाइनीज आर्ट, जितने भी इम्पोर्टेंट क्लू हैं, सारे ही फंडामेंटल्स के नोट्स सब कुछ मिलेंगे ए टू जेड, जितना भी आपका यूजीसी नेट के सिलेबस में इंक्लूडेड होता है, ठीक है बेटा? और अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी आपके सिलेबस में ऐड ऑन है, सब कुछ आपको शेयर किया जाएगा। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड इवनिंग पुनीत, रागिनी, अनु, रेजा एंड ऑल्सो एवरीवन। एंड टीजीटी, एलटी, यूपीटीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, फाइन आर्ट्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरी डेली सुबह क्लास होती है ना 9 बजे, तो आज भी, कल की भी क्लास आपकी 9 बजे होंगी मॉर्निंग में। एंड जिनको 1 ईयर 1 साल की वैलिडिटी के साथ क्रैश कोर्स की नीड है या फिर क्विज क्लासेस का, तो ये क्विज क्लासेस की वैलिडिटी 1 ईयर की है, 1 साल की। यहाँ पे आपको 125 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा, कलाकार के क्वेश्चन और टॉपिक वाइज क्वेश्चन। चलिए फिर क्लासेस शुरू करते हैं। आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हो गई क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन कहीं गई हुई थी, फाइनली मैं अपने घर आ चुकी हूँ। चलो फिर सभी लोग कनेक्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, भारतीय प्रतिमा विज्ञान में चक्र, पुरुष तथा गदा देवी निम्न में से किसके परिचारक देवी देवताओं के रूप में चित्रित किए गए हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या फिर लक्ष्मी? क्या पूछा जा रहा है? भारतीय प्रतिमा विज्ञान में चक्र, चक्र का एक एज ए सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? वेरी गुड बंटी, एग्जैक्टली, विष्णु। उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार व दार्शनिक का नाम बताइए जिनका पसंदीदा विषय प्रसंग, चट्टाने और पक्षी हैं। तो प्रसंग, चट्टाने और पक्षी तो आई थिंक सभी को पता होगा, है ना? वेरी गुड इवनिंग बंटी। जी बिल्कुल, पुनीत आपका भी करेक्ट आंसर है। जगदीश स्वामीनाथन, जहांगीर साहबावाला, एम.एफ. हुसैन या फिर शबरी रॉय चौधरी? उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार और दार्शनिक का नाम बताएं जिनका पसंदीदा विषय प्रसंग, चट्टाने और पक्षी थे। गुड, जगदीश स्वामीनाथन, राइट? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन मंदिर है? कंदरिया महादेव, कोणार्क, महाबलीपुरम या फिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर? अब यहाँ पे आपके माइंड में एक और क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैम देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी पंचायतन है, कंदरिया महादेव भी पंचायतन है, बट फर्स्टली फर्स्ट कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, गुप्त काल का देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपका 5वीं शती कहा जाता है, कंदरिया महादेव तो 9वीं से 11वीं शती है, तो ये बाद का हो गया ना। वेरी गुड इवनिंग शशिकांत, हेलो संजय, चलो ठीक है, वेरी गुड।
किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ आकृति तथा भावना को पूर्ण विलयन निरूपित करती हैं? मौर्य, शुंग, कुषाण या फिर गुप्त? किस काल के दौरान भारतीय चित्रकला का श्रेय प्रकृतिवाद, तो प्रकृतिवाद का कनेक्शन किससे था? वेरी गुड इवनिंग मान सिंह। जी बिल्कुल, कितने स्टूडेंट इसका डी आंसर कर रहे हैं? सभी लोग? वेरी गुड, एग्जैक्टली। गुप्त काल हो जाएगा। ठीक है बेटा, गुप्त काल। मानसिंह, रेशमा, अनु, बंटी एंड पुनीत, रिजा, रागिनी, तीरदेव, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एट द प्रेजेंट टाइम विंसेंट वैन गॉग की द स्टोरी नाइट कहाँ पर एग्जिबिट है? आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या फिर लुव्र म्यूजियम पेरिस? वेरी गुड इवनिंग ज्योति, कैसे हो ज्योति आप? हैव अ फ्यू डेज, 4 डेज और बचे हैं आप लोगों के पास। वेरी गुड इवनिंग विभा। मुझे उम्मीद है वैसे आप लोग बहुत अच्छे एग्जाम दे करके आएंगे। आप तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आप लोगों को, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी रहना है। जितना हो सके बस प्रैक्टिस कर लीजिए और पेपर देने चले जाइए। तैयारी यूजुअली आपकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छी है। मॉडर्न आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क में है। शॉर्टलिन को कहा जाता है मोमा। मोमा हिंदी में कहते हैं म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। और ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। राइट। अभिव्यंजनावाद का आंदोलन यूरोप के किस देश में उभर कर सामने आया था? एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर रशिया, रूस? जाहिर सी बात है जर्मन में एक्सप्लोर हुआ था। वर्ड्स एंड सिंबल्स, प्रतीक और शब्दों का कनेक्शन, श्रृंखला, चित्रकारी देखा जा सकता है किसमें? केसीएस पानिक्कर, गणेश पायन, जय संतोष या फिर केजी सुब्रमण्यम? केसीएस पानिक्कर का है ना वर्ड्स एंड सिंबल्स, शब्द और प्रतीक वाला स्टेटमेंट। मुगल स्कूल के विख्यात चित्र किंग वल्चर एंड ग्रिफिन्स की चित्रकारी किसने की थी? बसावन, मंसूर, फरूख बेग या फिर मनोहर? ओह वाह, वेरी गुड। सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। सभी ने मंसूर आई थिंक रिप्लाई किया है ना। रिजल एंड रिजा, तीरदेव, रागिनी, पुनीत, ज्योति, अनु, विभा, मानसिंह। चलो ठीक है, बंटी एंड ऑल। नेक्स्ट, फ्लोरेंस बैप्टिस्ट के दरवाजे किसके थ्रू डिजाइन किए गए थे? माइकल एंजिलो, जोतो, लोरेंजो गिबर्टी या फिर अल्बर्टी? लोरेंजो गिबर्टी। पोर्सलिन चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जाती है? लॉस्ट वैक्स, प्रेस मोल्ड, पीस मोल्ड या फिर स्लिप कास्टिंग? स्लिप कास्टिंग, राइट। पित्राद्युरा टेक्निक क्या लगाने से जुड़ी होती है? कांच में धातु की तार, शीशा के फ्रेम में दागदार रंगीन कांच, पत्थर में अर्ध मूल्यवान पत्थर या फिर कांच में हाथीदार? तो जाहिर सी बात है पित्रा द्यूरा, जिसका इन्वेंशन पहली बार आपको देखने को मिलेगा जहांगीर के ससुर नूरजहां के फादर के मकबरे इतामुद्दौला के मकबरा में। तो ये एक प्रकार का पत्थर का अर्ध मूल्यवान पत्थर, मतलब मार्बल टाइप। ठीक है। पित्रा द्योरा का मतलब पता है क्या होता है? वेरी गुड इवनिंग आयशा। पित्रा द्योरा का मतलब होता है जैसे हमारा ये वॉल हो गया, दीवार। दीवार पर हम लोग नॉर्मली अगर किसी पत्थर को पेस्ट कर देते हैं, मार्बल को, तो ये चिपकाना हो गया, थोड़ा ये उभरा हुआ रहेगा। अब पित्रा द्योरा में हम अपने दीवार को, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोज़ैक। ठीक है, चिपकाना मतलब मोज़ैक। और इसी को थोड़ा सा दीवार को इंग्रेव करना, मतलब दीवार की खुदाई करके उसमें जड़ाई कर देना। तो सपोज करो ये दीवार में लगा हुआ है, लेकिन जब दीवार टच करोगे तो ये बिल्कुल प्लेन रहेगा।
दीवार भी प्लेन रहेगा, उसमें जड़ाई भी कर दी जाएगी, तो वो हम लोग इंक्लूड करके कह सकते हैं कि वो पितराद्युरा टेक्निक है। समझ गए आप लोग क्या डिफरेंस है पितराद्युरा और मोज़ेक में? वेरी गुड इवनिंग आयुषी, कैसे हैं भैया आप सभी लोग? सोच रहे होंगे ना मैम सडनली कल कहाँ गायब हो गई। असल में हम आउट ऑफ स्टेशन कुछ काम से गए हुए थे अर्जेंटली, बट फाइनली अब मैं अपने घर आ गई हूँ। ठीक है, इतामुद्दौला का मकबरा पितराद्योरा, मोज़ेक आर्ट बाइजेंटाइन, वो तो दोनों में बस इतना ही फर्क है। यहाँ चिपकाया जाता है बाइजेंटाइन आर्ट में, और पितराद्योरा में क्या किया जाता है, दीवार को थोड़ा सा इंग्रेव करके उसमें फिट कर दिया जाता है। वेरी गुड इवनिंग मोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन, तापानुशीतन अनिलिंग एक तरह की प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु को निम्न बनाने में रोका जाता है। टेंसाइल, तापमान विरोधी, भुरभुरापन, ब्रिटल या फिर जल विरोधी, बताइए। नॉट सी। यस, आयुषी का करेक्ट आंसर है, एंड ज्योति आपका भी। जिन्होंने बी आंसर किया उनका करेक्ट है, भुरभुरापन मीन्स की ब्रिटल टेक्सचर। दो पृष्ठ को फैलाने के मध्य के बीच प्रवाहित होने वाला चैनल क्या शोन कर रहा होता है? दो पृष्ठों के बीच मतलब दो पेजेस के बीच। तो अगर दो पन्ना है, ठीक है, नॉर्मली हमारे कॉपी का जो पन्ना होता है तो उसमें दो पृष्ठों के फैलाने के मध्य में प्रवाहित होने वाले चैनल को हम कहते हैं गटर स्पेस, मीन्स की परनाला। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, ये तो मैंने आपको बता दिया एग्जामिनर ने सही करवाया था, बट इन्हीं टाइम ड्यूरेशन के एग्जामिनर ने अभी लेटेस्ट क्वेश्चन में दिए थे ये वाला क्वेश्चन, तो उन्होंने सही आंसर कराया था स्ट्रीम को, धार को। नॉर्मली हमारे पास कोई कॉपी है, ये हमारा कोई बुक है, ठीक है, ये हमारा कोई बुक है। अब उस बुक को जब हम ओपन करते हैं, खुला हुआ होता है, तो उसमें क्या यहाँ पे स्टिचिंग की जाती है ना। स्टिचिंग का मतलब होता है धार को शो ऑन किया जाता है। अच्छा अच्छा, आप लोगों के भी माइंड में वही क्वेश्चन चल रहा है क्या जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ? विभा, वही जो आप कह रहे हो ना, उसी को मैं भी कहना चाह रही थी। नाजिर अली, सॉरी अली, सॉरी, हाँ मैं अभी फ्री होके आपको ऐड कर दूंगी। एक्चुअली मैं थी नहीं, आउट ऑफ स्टेशन कोई काम से गई हुई थी, इसलिए मैंने आपको कॉल पिक नहीं किया। ठीक है, मैं अभी क्लास के बाद फौरन ही आपको ऐड करती हूँ ग्रुप में। तो दो पृष्ठों के बीच फैलाने के मध्य के बीच के प्रवाहित होने वाला जो चैनल है, तो ये एक पृष्ठ को इंक्लूड कर रहा है, तो यहाँ पे गटर स्पेस को सही किया गया है। इनफैक्ट गटर स्पेस वो अपने हिसाब से सही कराती है, बट कहीं कहीं पे स्ट्रीम को भी सही किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सोच समझ के टचअप करना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, स्पाइन क्या होता है? हमारे पास कोई बुक है, उसकी थिकनेस को हम क्या कहते हैं? स्पाइन कहते हैं। जी बिल्कुल, जिन्होंने पुस्तक की मोटाई बताई उनका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञापन नंबर 1 माध्यम है नेशनल न्यूज़पेपर, 1780 का। मुद्रण कला के दो अक्षरों के बीच, अगर कोई मुद्रण कला है उसके दो अक्षरों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? दो अक्षरों के बीच, ये वाला जो स्पेस है, दो अक्षरों के बीच के स्पेस को हम लीडिंग कहते हैं। ठीक है, नॉट कर्निंग, उनको कर्निंग नहीं कहा जाएगा बेटा, लीडिंग कहा जाएगा।
देखो लाइन स्पेस को हम बोलते हैं लीडिंग, एक बार क्लियर कर लीजिए आप लोगों को जिसको कंफ्यूजन है, लाइन स्पेस को हम बोलते हैं लीडिंग, ठीक है। और लेटर स्पेस को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिंग। लेटर स्पेस, लेटर का मतलब अक्षर होता है। देखो हिंदी में थोड़ा सा चीजें कंफ्यूज हमें भी कर देती हैं, हिंदी को हम इग्नोर करके इंग्लिश में आपको बताते हैं। ट्रैकिंग मतलब होता है, ट्रैकिंग का मतलब होता है लेटर स्पेस। लेटर स्पेस का मतलब सपोज कीजिए मैंने अपना नाम लिखा, अपने चैनल का नाम स्टडी लिखा, फिर मैंने अपना नाम लिख दिया जैनब, ठीक है, स्टडी जैनब, मेरे चैनल का नाम स्टडी है, जैनब मैं खुद हूँ। तो ये दोनों लेटर स्पेस हो गया, मतलब अक्षरों के बीच की दूरी, ठीक है। तो अक्षरों के बीच की दूरी को हम ट्रैकिंग कहेंगे, और लाइनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग लीडिंग कहेंगे। यहाँ तक सबको समझ आया? लाइन स्पेस लीडिंग कहा जाता है, लेटर स्पेस को बोला जाता है ट्रैकिंग। अब एडजस्टिंग और स्पेस विद द लेटर उनको कहा जाएगा कर्निंग। कर्निंग किसको कहा जाएगा? एडजस्टिंग स्पेस। किसी स्पेस को हम एडजस्ट कर रहे होते हैं विद स्पेस ऑफ लेटर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो लाइनें हो गई, अब यहाँ पे मैं अपने लेटर्स के स्पेस को एड ऑन कर रही हूँ विद अ परफेक्ट फंडामेंटल्स, मतलब सही तरीके से, दैट इज कॉल्ड एट कर्निंग। समझ आ गया सभी लोगों को? एक बार कंफर्म ओके बता दीजिए, नहीं अगर जिनको नहीं समझ आ रहा है वो अभी मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। सबको समझ आ गया, वेल गुड। आगे बढ़े फिर। देखो लीडिंग हम यहाँ पे नहीं सही करेंगे, वो मैं हिंदी में पढ़ ली इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि यहाँ पे गलत को सही कराया गया है। चाहो तो आप देख लो, गलत को सही कराया गया, तो इस पे बिलीव मत करना आप लोग। लीडिंग का मतलब होता है दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस, ट्रैकिंग का मतलब होता है दो अक्षरों के बीच का डिस्टेंस, कर्निंग का मतलब होता है एडजस्टिंग द स्पेस विद द लेटर। स्पेस के साथ हम लेटर को एडजस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एट कर्निंग। आई थिंक सभी लोग श्योर हो गए ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर यहाँ पे ट्रैकिंग हो जाएगा। दो अक्षरों के बीच का डिस्टेंस ट्रैकिंग, दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस लीडिंग, और दो एडजस्टमेंट ऑफ लेटर को स्पेस के थ्रू कनेक्टेड कनेक्टेड करना उसको कहते हैं कर्निंग। हाँ तीर देव, एग्जैक्टली, गलत यहाँ पे टाइप। देखो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बुक वाले को तो बस प्रिंट करना होता है ना, टीचर्स को पता होता है या फिर कोई पढ़ा होता है उनको पता होता है कि एक्चुअली में इनका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। यूक्यो ई कास्ट ब्लॉक मुद्रण की शैली जो जापान में निम्न में से समृद्ध होते हैं। ओके आयुषी रिजल्ट सोनी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 17 का आंसर राइट हो जाएगा, 17 टू 19 सेंचुरी। फ्रांसिस्को दी गोया ने किस वर्ष डिजास्टर ऑफ वॉर, युद्ध का विषदाय की मुद्रणा श्रृंखला को कनेक्टेड किया? 1810, 1815, 1920 या फिर 1825? फ्रांसिस्को दी गोया ने डिजास्टर ऑफ गोया को जो कनेक्टेड कर रहे होते हैं वो 1800 कितने में? 18 का कैंसिल करें, 18 का। ओके वेल गुड। चलो सभी लोगों का राइट आंसर है। ऑल ऑफ यू सेज अबाउट इट 18। 1810 नहीं पता है। चलो हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो सही कराया गया उन पे बिलीव मत करो क्योंकि यहाँ पे ए और सी दोनों को सही कराया गया, बट एग्जैक्टली होना चाहिए 1810। ठीक है विभा, वेरी गुड। एंड रागिनी, चलो ठीक है, जिन्होंने 1810 बताया उनका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड इवनिंग मोहित, कैसे हो आप? यूजीसी नेट का तैयारी कैसा रहा है आपका? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही पेपर दोगे, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। 1936 में बोर्ड्स ऑफ ऑन पद्म काष्ठ वुडन में बनाया गया है, रविंद्र नाथ चक्रवर्ती की थी ना। ओके धीरदेव, ये आपने सही किया था। जी बिल्कुल, रविंद्र नाथ चक्रवर्ती। नेक्स्ट।
वुन श्रृंखला तो आई थिंक सभी को पता है, सोमनाथ होर की है। निम्नलिखित स्मारकों को कनेक्ट करना है एज ए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कब का है? 1199 का है। तुगलकाबाद 1321। खिड़की मस्जिद 1351। एंड बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है 1601। ठीक है बेटा, गुड। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। बुलंद दरवाजा कितना डिस्टेंस है आगरा से? मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरे पास टाइम था नहीं, तो मैं बस ताजमहल देखकर ही चली आई, लेकिन बाद में बहुत रियलाइज हुआ कि मुझे स्टे करके घूम के अच्छे से आना चाहिए था। एक्चुअली मेरा कुछ वर्क था, प्रेजेंटेशन था इसका, रिसर्च का, तो मुझे सडनली जाना हुआ और बस मैं विजिट की और फौरन के फौरन चली आई, रुकने का मौका ही नहीं मिला। कलाकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले देखिए धीमान हो जाएंगे आपके ऑल टाइम ड्यूरेशन ऑफ पाल स्कूल। देन दूसरे नंबर पर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसको, नेट ने तो रॉन्ग करा दिया है। अच्छा रिजर्व, बट मैं बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाई, असल में मेरा भाई बहुत थका हुआ था, तो उसको बस जल्दी जल्दी था कि बस तुम अपना काम करो और चलो, तो फिर बस क्या ही चलो, तो 1 घंटे भी हम अंदर नहीं थे। धीमान, देन बिशन दास है आपके, बिशन दास, फिर मानको एंड टाइटस। एग्जामिनर ने किसी को सही नहीं माना है, बट एक सेव स्कोर के लिए मैंने एक को राइट कर दिया। क्रियाविधि का क्रोनोलॉजिकल चयन कीजिए। क्रियाविधि, सबसे पहले लेंस आया, फिर छिद्र, पर्दा और बिंब सतह। लेंस को छेद में फिट किया गया, उस पर पर्दा, लेंस के ऊपर पर्दा मतलब ट्रांसपेरेंसी लगाई गई, और एक बिंब मतलब फोटोग्राफी कम्युनिकेट करने का स्टाइल शो ऑन किया गया। नेक्स्ट, मुद्रण विज्ञापन के बड़े से छोटे आकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हमें अरेंजमेंट करना है। बड़े से छोटा, यूजीसी नेट ने तो इसको भी स्किप कर दिया है, फिर भी बड़े से छोटा हम चलते हैं। सबसे पहले देखो, अगर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग सी सही लग रहा है मुझे। बड़े से छोटा कहा गया है। ईयर पैनल सबसे बड़ा होता है, डिस्प्ले उससे छोटा होता है, एडवर्टाइजिंग उससे भी छोटा होता है, और क्लासिफाइड मतलब बिल्कुल क्लासिफाई करना, तो मैं अपने हिसाब से ए को सही कर रही हूँ। देखो अगर बहुत ही डेडिकेशन के साथ देखा जाए तो एग्जामिनर ए को भी सही कर सकते थे, सी को भी सही कर सकते थे, बट ज्यादा चांसेस जो है वो सी का है, ध्यान रखिएगा। ईयर पैनल के बाद आपका डिस्प्ले बड़ा बड़ा ही डिस्प्ले होता है। एडवर्टाइजिंग तो चलो ठीक है, एडवर्टाइज करना, फिर क्लासिफाइड करना, लास्ट में उसको क्लासिफाई करते हैं, बड़े से छोटा। देखा जाए तो कोई भी सही नहीं है, सब आगे पीछे है, लेकिन एक सेफ स्कोर के लिए हमने बता दिया है। सॉफ्ट ग्राउंड में सही क्रोनोलॉजिकल को सिलेक्ट करना है। सॉफ्ट ग्राउंड में प्लेट को ढकना, ड्रेसिंग करना, फिर एचिंग, अम्लांकन प्रोसेस, फिर प्लेट को क्लीन कर देना। देखो आई पैनल अनु हम उनको कहते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं रिसर्च, मैंने एक पोस्ट किया वीडियो, आपने देखा होगा, जैसे आप किसी लाइब्रेरी वगैरह में जाओगे तो वहाँ बहुत बड़े बड़े पैनल्स रखे होते हैं, तो उसके थ्रू आप आई पैनल के थ्रू जजमेंट कर पाओगे कि किसका आपको किस तरह से मतलब उसको यूज में लाना है। गूगल पे सर्च करके एक बार देख लीजिएगा। हनुमान प्रजापति, आज मेरा फर्स्ट क्लास है लाइव। ओके, मोस्ट वेलकम इन लाइव क्लासेस। अच्छा एक काम करते हैं, देखो 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, एक एक को सर्च करके हम आपको दिखा दें,
ईयर पैनल कैसा होता है, डिस्प्ले कैसा होता है, एडवर्टाइजिंग कैसा होता है और क्लासिफाइड क्या होता है। अगर आप खुद सर्च कर लो तो बेहतर है, मैं कर देती हूँ, जिससे क्या होगा सारे बच्चों का क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है? बस 1 मिनट रुक जाइए। चलो एक-एक करके सर्च करते हैं। सबसे पहले ईयर पैनल सर्च करेंगे। इससे क्या होगा कोई मिस्टेक भी रहेगा तो हाथ के हाथ क्लियर हो जाएगा। देखो ये आपका है ईयर पैनल डिस्प्ले, जो एक बड़े गटर स्पेस पे कम्युनिकेट किया जाता है। क्लियर हो गया? ईयर पैनल। अब दूसरे नंबर पे आपका क्या था? ऑनली डिस्प्ले था ना? देखो ये डिस्प्ले हो गया। मतलब जैसे किसी का डिजिटल बोर्ड होगा, बड़े-बड़े क्लासेस कंडक्ट कराने होते हैं तो इस तरह से। क्लियर? डिस्प्ले समझ आ गया? अब आपका एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट तो आपको शायद पता है छोटा ही सा होता है, जो स्कूल वगैरह का पैम्पलेट या फिर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब आप सबको कनेक्टेड कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। अब लास्ट में आ जाता है क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन आई थिंक सभी को पता होगा, जजमेंटल प्रोसेस। तो बस इसी के हिसाब से हमने आपका सी आंसर करा है। इनफैक्ट सी ही होगा, क्योंकि जो थ्योरी बताई है उसके हिसाब से आपने देख लिया ना। ईयर पैनल, डिस्प्ले, एडवर्टाइजिंग एंड क्लासिफाइड। प्लेनोग्राफी में प्रक्रिया का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में चयन कीजिए। प्लेनोग्राफी ऑल्सो कॉल्ड इट लिथोग्राफी का जो प्रोसेस होता है ना, उन्हीं को कनेक्ट करना होगा आपको यहाँ पर। तो प्लेनोग्राफी में हम लोग सबसे पहले सरफेस लेते हैं, ठीक है, सतह की क्लीनिंग करते हैं। सतह की क्लीनिंग करते हैं, देन उसको ग्राइंड करते हैं अच्छे तरीके से। सरफेस को क्लीन करने के बाद उनको ग्राइंडिंग करते हैं, फिर इंक अप्लाई करते हैं, लास्ट में हम प्रिंट ले लेते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान से सुन लो, यहाँ पे सबसे पहले सरफेस की क्लीनिंग करेंगे, देन ग्राइंडिंग करेंगे, उसके बाद इंक फिल करेंगे, फिर प्रिंट ले लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो एक तरफ से डी को भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। रुकिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पत्थर को रगड़ते हैं, घिसाई करते हैं, उसके ऊपर इंक लगाते हैं, फिर सतह की क्लीनिंग करके फिर प्रिंट ले लेते हैं। लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग आंसर है ना, वो ए ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग आंसर आपका ए है, राइट। अब पारदर्शी का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ओपैक का। सबसे पहले एलिज एलिजरीन क्रिम्सन लगाते हैं, फिर कोबाल्ट नीला, जिंक श्वेत एंड लास्ट वन ब्लैक व्हाइट। ध्यान रखिएगा, इनका राइट आंसर बी हो जाएगा, ओके। वेरी गुड इवनिंग शिखा। गैसो कैसे तैयार करते हैं? सबसे पहले हम लोग गैसो रेडी करने के लिए सरेस को उबाल लेते हैं और पिघला लेते हैं। पिघलाने के बाद खड़िया का पाउडर बनाया जाता है, मतलब जो चॉक पाउडर है उसके डस्टिंग का एक पाउडर बनाते हैं, कैनवस पे उसकी एक लेयर लगा देते हैं। अब इस सतह को सैंड पेपर रेगमार से घिसाई करके एक हमारा पूरा कोट ऑफ गैसो तैयार हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर ये होगा। जो भी गैसो टेक्निकली मतलब यूज करते होंगे, थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल में, उनको तो इसका आंसर खैर
इज़िली तरीके से पता होगा। मायरॉन क्यों सबसे पहले क्योंकि आपके मायरॉन वर्ल्ड डिस्कस थ्रो वाले हैं 480। माइकल एंजिलो 1475। कैनवा ये तो आपके कैनवा उसके हो जाएंगे ना। देखो मायरन हो जाएंगे ग्रीक आर्ट के, माइकल एंजेलो हाई रेनेसां के, कैनवा उनके मूर्तिकार हैं, क्या कहा जाता है, बरूक आर्ट के। ठीक है, तो कैनवा का टाइम है 1 नवंबर 1757 और ऑगस्ट रॉडिन का है 1890। ठीक है, गुड। संरक्षण जंग और कैरोजन के प्रतिरोध के बढ़ाते क्रम का क्रोनोलॉजिकल चयन कीजिए। लोहा, टीन, एल्यूमिनियम एंड तांबा। अफ़गानिस्तान और संपूर्ण मध्य एशिया में सामान्यतः बौद्ध प्रतिष्ठान गचिस्टेको के छवियों के साथ सजाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बढ़िया दानेदार पत्थर की अनुपलब्धियों के कारण कलाकार ने स्थानीय रूप से उपलब्ध और ज्यादा कुटनीय माध्यम एवं आसानी से काम करने योग्य माध्यम को पसंद किया है। तो यहाँ पर देखो दोनों को ही कनेक्ट किया जा सकता है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। मध्यकाल में कांस्य और अन्य धातु के अनुष्ठित मूर्तियां बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। ठीक है, तो आपका 32 वाला अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देखते हैं, क्योंकि ऐसा विश्वास था कि धातु मूल्यवान ज्यादा पवित्र होता है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अजम्पशन रीजन वाला बहुत ही स्ट्रांगली आंसर होता है आप लोगों का, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, फायान जो होते हैं फेरोन, फायान होनसान तो ये चाइनीज थे ना, ये फिरौन है जिनको फराउन कहा जाता है। ये मिस्र के फ्रेस्को सेको व्यापक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल ट्रू नहीं है, क्योंकि फेरौन मिस्र के फ्रेस्को सेको में इन्होंने काम तो किया ही नहीं है, किंतु रोमन शास्त्रों मिस्र में ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर हम दोनों को गलत करेंगे। ठीक है, दोनों ही कनेक्ट नहीं हो रहा है। अल्ट्रा मरीन एंड लैपिस लेज़ी चूड़ बना हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण आकृतियों को बताने के लिए इनका उपयोग चित्रकारी में किया जाता है। बहुत करेक्ट, ए और आर दोनों सही है। अल्ट्रामरीन नीला लैपिस lazuli के चूड़ का बना हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण आकृतियों को बताने के लिए प्रायः इसका उपयोग चित्रकारी में किया जाता है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर हो जाएगा। गेस्टाल्ट फोल्ड प्रवर्तक, हाँ, तो इनका हम लोग दोनों सही करेंगे। गेस्टाल्ट फोल्ड प्रवर्तक के पत्रक में दोनों मुद्रित यूज किया गया है लपेटा को। प्राय पत्रिका अंदरूनी अगाड़ी कवर को कनेक्ट कर रहा होता है। सो हियर बोथ करेक्ट, दोनों राइट है। राइट, डिजाइन के लिए कंप्यूटर एक अच्छा उपकरण है। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि अब डिजाइन करने के पूर्व सोचने अथवा धारणा बनाने के लिए ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को सही नहीं करते हैं, पहला को सही करते हैं, दूसरा को गलत करते हैं। ओके,
कोलोग्राफ शब्द ग्राफिक शब्द कोल्ला से लिया गया, टेकन किया है। इसका अर्थ होता है गोंद और ग्राफ का आलेखन। तो अजप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देखते हैं, इसका अर्थ चित्रकला की गतिविधि में कनेक्ट हो रहा होता है। सो हियर बोथ करेक्ट, दोनों सही है। भारतीय छापा कला आंदोलन 17वीं शताब्दी के अंत के दौरान हुआ। भारत में प्रथम समाचार पत्र 17वीं शताब्दी में छापा गया। सो हियर बोथ रॉन्ग, दोनों गलत है। ठीक, बात बताओ, 17वीं शती में कहाँ से छापा गया था? 18वीं शती ना। 1780 का मतलब तो 18वीं शती हो गया ना। भारतीय छापा कला आंदोलन 17वीं शताब्दी के दौरान छापा गया। भारतीय समाचार पत्र 17वीं शताब्दी के दौरान छापा गया। दोनों कहीं से कनेक्ट हो रहा है आपके थ्रू? मेरे थ्रू तो बिल्कुल दोनों ही गलत है। आप लोगों को अगर सही लग रहा है तो कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि 1780 का मतलब होता है 18वीं शती शुरू हो जाएगा। अगर 1680 रहता तब हम 17वीं शती कह सकते थे। ठीक है, गुड। एथेंस में एक्रोपस का कभी पॉलीक्रोम संगमरमर प्रतिमा आज अलंकृत किया गया, यद्यपि आज प्रतिमाएं श्वेत दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि रीजन प्रतिमाएं यथा स्थान पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें हटाकर संग्रहालय में रख दिया गया। यहाँ पे देखो, अजप्शन और रीजन दोनों सही नहीं है, पहला सही और दूसरा गलत है। ठीक है, फर्स्ट राइट एंड सेकंड रॉन्ग। इंदौर के महाराजा ने शंकु के आकार का मंदिर डिजाइन करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन ब्रांगोसी को नियुक्त किया, परंतु यह कार्य कभी भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इस कार्य के भार रघुनाथ फड़के को सौंप दिया गया, उनके मतलब समर्पण कर दिया गया। यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल नहीं है, दोनों दोनों ही गलत है। आर्ट एंड सोसाइटी, खबर ट्रेड, कादम्बरी बाणभट्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, आनंद कटिंग कुमार स्वामी एंड अप्रोच टू इंडियन आर्ट, निरंजन रॉय। ठीक है, फाउंटेन किसका था? फाउंटेन था मार्शल डिशम। यूनिक फ्रॉम कंटिन्यूटी इन स्पेस बोच्चानी का था। दी थिंकर है ऑगस्ट रॉडिन का। दी सर्पनाइन हेनरी मैटिस। ठीक है, गुड। नेक्स्ट वन, लुमियर ब्रदर्स थिएटर सिनेमा, मोशन ब्लर्स कंप्यूटर उपकरण, मोन्टाज दृश्य संप्रेक्षण एंड स्टॉप मोशन एनिमेशन। राइट, दृष्टांत सिद्धांत है मिकी पटेल का। सिंबोलिज्म थ्योरी एक तरह से हम कह सकते हैं प्रतीक का है, यशवंत चौधरी। डिजाइन पियत मोन्द्रियान, पोस्टर्स तुलुज रोटे। ओके, दृष्टांत का है मिकी पटेल, प्रतीक है यशवंत चौधरी, डिजाइन है ये पियत मोन्द्रियान एंड पोस्टर है तुलुज लोत्रे का। दिलीप तामासु, दिलीप तामासु है प्रिंट मेकर, छापाकार है।
वासुदेव क्या थे? आर्टिस्ट थे। ध्रुव मिस्त्री स्कल्पचर आर्टिस्ट जिनका मैन विद डॉग है। सौदा थरानी है चलचित्र, ठीक है, काइनेटिक टाइप में। रॉबर्ट स्मिथसन स्पाइल जेट्टी करके हैं। पैब्लो पिकासो गुर्निका। एडवर्ड मानी द स्कूल ऑफ एथेंस, सॉरी लिंचन ऑन द ग्रास एंड रफेल द स्कूल ऑफ एथेंस, राइट। अनुपम सूद किनका कनेक्शन है? दिल्ली से। नैना दलाल का है बड़ौदा। पॉल क्ली मुंबई एंड पलानी अपन चेन्नई। ओके। नागजी पटेल काम करते थे जोधपुर मावल में। पीआर दरोज का हो जाएगा सेरेमिक्स में। आदिम देवियर वाला, देखो आदिम देवियर वाला काम कर रहे होंगे वेल्डेड धातु में, और पीर जानकी रमन धातु के चादर में गिरफ्तार। कांस्य की नटराज हमें देखने को मिलती है चोल डायनेस्टी में, ठीक है। एक सेकेंड। सिर के अनुष्ठानिक शंकुनु ड्रेसेस नागालैंड जनजाति। पत्थर के छिद्र की स्क्रीन, पत्थर में जो छिद्र स्क्रीन है मतलब एक वैसा एक्सप्रेशन दे रहा होता है फ्लरिश, ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा में। नटराज है चोल काल की एंड उनाहोर शिवा देवी, ये अहमदाबाद। एक सेकेंड रियली सॉरी, एक सेकेंड मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ है। देखो शिर के संसुक जो है दूसरा का पहला होना, देखिए यहाँ पे गलत ही दिया है। मैं आपको दो क्लियर कर देती हूँ जो मुझे जिसमें मैं श्योर हूँ। नटराज का चोल काल का हो गया। पत्थर के छिद्र स्क्रीन हमें अहमदाबाद की रानी से पानी में देखने को मिलता है। और सिर पर अनुष्ठित तो पहले का दूसरे का तीसरा यहाँ है, दूसरे का तीसरा यहाँ है, और तीसरे का चौथा है तो वो यहाँ और यहाँ है, तो गलत गलत यहाँ भी ये आंसर ही गलत आपका दे दिया गया है। वनहरे शिवो की देवी जो है वो नागालैंड में है, और सिर पर संशुक ड्रेस त्रिपुरा में, ये कनेक्शन सही है। यहाँ पे गलत ही कराया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला में मेहंदी शब्द निम्नलिखित में से किस विधा में कम्युनिकेट किया गया है? मेहंदी एंड भाग हर्मिका यष्टि छत्रावली प्रदक्षिणा पद तोरण द्वार, ये सब हमको कहाँ देखने को मिलता है? वास्तुकला में, राइट। वास्तुकला में किसमें? स्तूपाज में, स्तूप में। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का फिनियल निम्नलिखित में से किस रूप में निरूपित करता है? तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, राजा राजेश्वर का बृहदेश्वर मंदिर में कलश आपको देखने को मिलेगा। वेरी गुड इवनिंग अजय जी, बिल्कुल कलश ऑन किया जाता है। ककन बोध निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थान का प्राचीन नाम था? ककनाड या ककन बोध? सांची का नाम था ना, जिसकी खोज 1818 में सन रॉयलेट में रायसेन जिला में किया गया। बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभु स्पर्श प्रतिमा दर्शाया गया था? भूमि स्पर्श, सॉरी भूमि स्पर्श अशुभ है। निम्नलिखित में से संग्रहालय गांधारा मूर्तिकल, तो गांधारा की मोस्टली स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ आर्ट चंडीगढ़ में। निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता का जन्म
क्षति 2014 में हुआ था। सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, सर आयरन स्टील या फिर मार्टाइन व्हिstler, बताइए। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। रोकोको कला कहाँ पर फली फूली थी? रोकोको फली फूली थी फ्रांस में, और एंडिंग कहाँ हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, एक स्पेशल कला आंदोलन है जो शुरुआत फ्रांस में हुआ और इसका एंडिंग जर्मन में हुआ। निम्नलिखित में से किसने मानेट के ओलंपिया का अनुकरण तैयार किया? ओलंपिया इनका कौन तैयार किया? मानेट का ओलंपिया। हेनरी मैटिस ने। द राफ्ट ऑफ द मेडल्स जेरी कॉल्ट ने बनाए थे 1819 में। हॉलैंड कैनवस लुवरिज्म पेरिस में एग्जिबिट है। 1957 के टाइम ड्यूरेशन में फ्रांसिस न्यूटन सूजा की पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप ये किस मीडियम में बनाई गई थी? पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप इंक ऑन पेपर। चित्रकला की किस राजस्थानी शैली को शिकार सहित मुख्य रूप से कम्युनिकेट किया गया था? शिकार सहित कोटा स्कूल में। द कॉलिंग ऑफ संत मैथ्यू का बुलावा नामक चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया? कैरावेज्जो ने। पिघली धातु के लिए आधुनिक खड़िया क्रूशिबल किससे बनी होती हैं? ग्रेफाइट से। वो कौन से मूर्तिकार हैं जिनकी कृति झूलती सी ना खड़ी सी लगती है? लाइक उन्होंने लेटेक्स में काम किया था, उनका क्या नाम था? वो कंसेप्चुअल आर्टिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। आल्सो इंक्लूडेड मिनिमलिज्म आर्टिस्ट एवा हैंस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किसने किया था? जिप्सम के निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है ना। चीन की हैन वंश में टेराकोटा आर्मी सदियों पुराने जमीन पर दबे हुए हैं। वे अंतिम संस्कार का एक हिस्सा थे और उन्हें दफनाया जाना अभिष्ट था। इस मूर्तियों में अंत का आक्रांतकाओं से छिपाकर रखने का प्रयोजन किया गया। तो देखो, मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन नया नहीं है, आप लोगों ने इससे पहले अटेंड किया है, चाइनीज आर्मी वाला। तो ये वे अंतिम संस्कार के लिए दफनाया गया है अभिष्ट। वह कौन से ऐसे सर्वाधिक प्राचीन